हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में। इस चैनल पर इंडियन एक्सप्रेस एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ एंड करंट अफेयर को हॉलिस्टिकली एनालाइज किया जाता है, बिल्कुल फोकस्ड होकर आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। डेली की तरह स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज है 23 अक्टूबर 2023 का सोमवार। आज का मोटिवेशनल कोट है, ड्रीम इज़ नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग। यानी कि आप सपना वो नहीं होता जो आप सोते हुए देखते हैं, सपना वो होता है जो आप जागते हुए पूरा करते हैं। राइट, जो आप जागते हुए देखते हैं सपना वो होता है। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। प्रीलिम्स रिलेटेड हम पढ़ेंगे जगन्नाथ टेम्पल, एक रिलेटेड न्यूज़ आई है, उससे हम जो वैल्यू एडिशन होता है ना वो यहाँ पे कवर करेंगे। बेसिकली अर्थ आफ्टर 250 मिलियन ईयर्स, यानी कि 25 करोड़ साल बाद भूमि कैसे दिखेगी, धरती कैसे दिखेगी, हम ये सब पढ़ेंगे। इससे एक रीसेंट स्टडी पब्लिश हुई है। मेंस रिलेटेड हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वही वैल्यू एडिशन जीएस पेपर 1 के लिए इम्पॉर्टेंट है। वियना कन्वेंशन पढ़ेंगे, एक्सटर्नल अफेयर से रिलेटेड है। और LGBTQ मैरिज से रिलेटेड एक एडिटोरियल आया है जिसमें ऑथर ने कहा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ऊपर रखिए सोसाइटल मोरालिटी से। ठीक है, देखते हैं पहली न्यूज़। जगन्नाथ टेम्पल ट्रेजरी रूम रो ओवर इट्स ओपनिंग, यानी कि जो भंडार गृह होता है, यानी कि जो खजाना वाला जो रूम होता है जगन्नाथ टेम्पल का, वो 2 रूम्स हैं यहाँ पे। ठीक है, एक इनर रूम है और एक बाहर वाला रूम है। इनर वाला तो बाहर वाला तो बार बार खुलता रहता है, बट इनर वाले की ना यहाँ पे चाबी खो गई है। अब उड़ीसा में आ रहे हैं इलेक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे बीजेपी एंड कांग्रेस दोनों गवर्नमेंट कह रही है कि ये इनर वाली जो ट्रेजरी है ना इसे ओपन करिए। अब वहाँ के पुरी के कलेक्टर ने बोला है कि चाबी अभी खो गई है, यानी कि 2018 में जो उस टाइम के कलेक्टर थे ना उन्होंने बोला कि चाबी खो गई है, इसके लिए भी अभी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली यही है। अब वो इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है जानने के लिए, इम्पॉर्टेंट हो जाता है जगन्नाथ टेम्पल। ठीक है, ये है जगन्नाथ टेम्पल, कलिंगा आर्किटेक्चर से बनाया गया है। ठीक है, जगमोहन देओल ऐसे करके। यहाँ पे देखते हैं जगन्नाथ टेम्पल क्या है। द टेम्पल, ये ऐसा माना जाता है कि टेम्पल बनाया गया है 12वीं शताब्दी में। किंग अनंतवर्मन चोड़गंगा देवा ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। आप एज इट इज़ ऐसे ही याद कर लीजिए, क्योंकि अगर प्रीलिम्स में ओनली 1 ओनली 2 करेक्ट आया तो हो जाएगी वहाँ पे दिक्कत। वहाँ पे यही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो काम आती है। ठीक है, 12th सेंचुरी किंग अनंतवर्मन, और कहाँ से थे ये, चोड़गंगा देवा ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। इसे यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि जगन्नाथ जो भगवान है, भगवान जगन्नाथ की वजह से वहाँ पे यम का राज भी नहीं चलता, यमराज भी वहाँ फेल हो गए। ठीक है, इसीलिए इसे यमनिका तीर्थ कहा जाता है। ये वाइट पगोड़ा है और 4 धाम जो यात्रा होती है उनमें से एक है, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी एंड रामेश्वरम। 4 गेट्स हैं इसके। ईस्टर्न है सिंह द्वारा, सदर्न है अश्व द्वारा, वेस्टर्न है व्याघ्र द्वारा, नॉर्थन है हस्ती द्वारा। ठीक है, ये वैसे ये वाला उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना ज़रूरी है। ठीक है, द टेम्पल आर्किटेक्चर इज़ बिल्ट ऑन कलिंगा स्टाइल। कलिंगा स्टाइल कहाँ पे फेमस था, ईस्टर्न, जैसे कि उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में जो कोणार्क सन टेम्पल है और ये पुरी मंदिर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, कलिंगा स्टाइल के। कलिंगा जो आर्किटेक्चर है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसमें पंचतंत्र है, पंचरथ है, 5 चैरियोट्स टाइप कंसिस्टिंग ऑफ 2 अनुरथास, 2 कोनाकास और 1 रथ। टेम्पल किस चीज़ के लिए फेमस है, हर साल में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा।
जहाँ पे भगवान कान्हा जी को, बलराम को और देवी सुभद्रा को क्या इनकी यात्रा करवाई जाती है। ठीक है, इन्हें मंदिर से बाहर निकाला जाता है। ये ऐसी वहाँ पे यात्रा होती है, जगन्नाथ रथ यात्रा। इम्पॉर्टेंट वैल्यू एडिशन पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आपने कोई न्यूज़ पढ़ी है ना, तो वो आपको सिर्फ न्यूज़ पे फोकस नहीं करना, उसका वैल्यू एडिशन पूछा जाता है यूपीएससी में। 250 million years ago, a single supercontinent will form, wiping out nearly all mammals. Modeling study, यानी कि mammals सारे ख़त्म हो जाएंगे। 25 करोड़ साल बाद क्या होगा, एक फिर से सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा। अब कैसे दिखेगी धरती, ये ऐसे दिखेगी, इसे बोला जाएगा सुपर कॉन्टिनेंट। सारे जो अभी कॉन्टिनेंट है ना, 7 कॉन्टिनेंट्स, ये मिक्स हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे आपस में। किसकी वजह से होगा, वोल्केनिज्म की वजह से। ये जो रिसेंट स्टडी है उसमें पब्लिश किया गया है, पब्लिश की गई थी स्टडी। नेचर जियोसाइंस यूजेस सुपर कंप्यूटर क्लाइमेट मॉडल्स, जिसमें इस सुपर कॉन्टिनेंट को बोला गया पेंजिया अल्टीमा, पेंजिया प्रॉक्सिमा। इसमें इन्होंने बोला है कि 25 करोड़ साल बाद क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, स्पेशली जो ट्रॉपिक्स हैं हमारे, राइट, ट्रॉपिक फ्रिजिड, मतलब वो जो ट्रॉपिक टेम्परेट एंड फ्रिजिड जोन है ना, जो ट्रॉपिक्स में है ना, वहाँ पे 40 to 70 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा टेम्परेचर। अभी 42 डिग्री में ये हालत हो जाती है हमारी गर्मियों में। ठीक है, तो धरती पूर्ण रूप से खराब होने वाली है, बिगड़ने वाली है, अनइनहैबिटेबल बनने वाली है, स्पेशली मैमल्स के लिए। ये स्टडी कंडक्ट की गई थी इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर लेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल। इसने साइंटिस्ट को एक पोटेंशियली ये हेल्प करेगा कि धरती एक डिस्टेंट फ्यूचर में कैसी रहेगी, उसका जो नेचुरल प्रोसेस है। द अर्थ टेम्परेचर इज एस्टिमेटेड टू राइज ड्रास्टिकली। 2 रीजंस बताए गए हैं इसके लिए। इंक्रीज्ड वोल्केनिज्म फ्रॉम टेक्टोनिक एक्टिविटी मर्जिंग ऑल कॉन्टिनेंट, और दूसरा क्या है, इन्होंने बोला है मैमल्स की तरह ना, जैसे हम प्राणी होते हैं, हमारी तरह ना सन भी क्या करेगा, ग्रो करेगा, अपनी उसकी भी एज बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती चली जाएगी ना, वो बहुत मैच्योर होता चला जाएगा, और वो बहुत सारी सनलाइट और हीट देगा धरती को। बहुत सारी हीट से क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब वोल्केनो बेसिकली कभी वोल्केनो में ज़्यादातर क्या होता है, ये काफ़ी सारे एरोसोल्स देता है इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग को एक नेगेटिव इफ़ेक्ट देता है। नेगेटिव इफ़ेक्ट का मतलब है कूलिंग इफ़ेक्ट। ठीक है, यहाँ पे एरोसोल्स की वजह से जो सन की रेज़ हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती है बैक टू द स्पेस, एंड फिर क्या होता है, धरती पे एक कूलिंग इफ़ेक्ट होता है, धरती थोड़ी कूल हो जाती है उसके बाद। बट ये तब होगा जब कुछ वोल्केनोज इरप्ट होते हैं, बट आगे जाके क्या होगा, 25 करोड़ साल आते आते क्या होगा, बहुत सारे वोल्केनोज इरप्ट होने शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट्स इन टू मच कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड इतनी सारी होगी, ऊपर से अगर सूर्य देवता इतने हावी हो जाएंगे तो क्या होगा, हीट, हर जगह हीट, राइट। तो ये इनहैबिटेबल बन जाएगी, किसके लिए, मैमल्स के लिए, स्पीशीज़ के लिए, यानी कि बेसिकली यहाँ पे कुछ रहेगा ही नहीं। ऐसी इमेज पब्लिश की गई है। The newly emerged supercontinent would effectively create a triple whammy, एक तो hotter sun, more CO2 in the atmosphere, of increased heat for much of the planet, यानी कि ज़्यादातर जो पूरा का पूरा planet है बहुत ही एक्सट्रीम हीट हो जाएगी। सन ज़्यादा गर्मी देगा और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा इन्वायरमेंट में। ठीक है, यहाँ पे ना पानी रहेगा ना खाना रहेगा,
टेम्परेचर हो जाएगा 40 to 50 डिग्री सेल्सियस, और इससे ज़्यादा भी, जो डेली का एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है ना, वो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और बताया गया था कि ट्रॉपिक्स में 40 to 70 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहेगा ट्रॉपिकल जोन में, राइट। हमारी जो एबिलिटी है कि हम क्या करते हैं, हम गर्मी में थोड़ी बहुत स्वेटिंग वगैरह के प्रोसेस से ना हम अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं, अपने बॉडी के बैलेंस को, जो जो टेम्परेचर होता है उसके बैलेंस को मेंटेन कर लेते हैं। बट ये चीज़ अगर एक्सट्रीम होगी, बहुत ज़्यादा हीट होगी, तो हमारी बॉडी नहीं उससे डील कर पाएगी। इससे रिलेटेड पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये दी गई थी एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा 1912 में। इसमें इन्होंने क्या बोला कि पूरी धरती जो है, उसका जो लैंड वाला एरिया है ये आपस में जुड़ा हुआ था, जिसे बोला गया पेंजिया, और समुद्र वाला एरिया अलग था जिसे बोला गया पेंथेलासा। इसके बाद क्या हुआ, जब हम 150 मिलियन ईयर्स तक, मतलब इससे पहले 150 मिलियन ईयर्स से पहले क्या हुआ, ये दो लैंड मास बन गए, आपस में टूट गए। ऊपर वाले का नाम रखा गया ल्यूरेशिया, नीचे वाले का नाम रखा गया गोंडवाना। इंडिया जो है वो गोंडवाना का पार्ट है, आप सबको पता है। इंडिया भी धीरे धीरे क्या हुआ, नॉर्थवर्ड की तरफ शिफ्ट कर रहा है। 100 मिलियन ईयर्स एगो ये हालत हुई, यानी कि कॉन्टिनेंट्स कुछ कुछ जुड़े रहे, कुछ कुछ टूट गए। लाइक यहाँ पे साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका अलग हो गए, टूट गए। नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया जुड़े रहे। यूरेशिया मीन्स यूरोप एंड एशिया। यहाँ पे एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया जुड़ा है। उसके बाद क्या हुआ, अर्थ आज की कैसी है, ऐसी है। ये अपना इंडिया, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ये वाला मैंने आपको बढ़ा दिया, पेंजिया, पेंथेलासा, ल्यूरेशिया, गोंडवाना लैंड। और अब अर्थ जैसी एग्जिस्ट करती है ऐसे। अब इसके एविडेंसेस क्या हैं, क्योंकि थ्योरी तब तक सही नहीं मानी जाती जब तक उसके पीछे का आप एविडेंस, उसके पीछे का आप फैक्ट ना प्रेजेंट कर पाए। सबसे पहला है मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, यानी कि शोर लाइन आप देखेंगे यहाँ पे, साउथ अमेरिका की शोर लाइन एंड अफ्रीका की शोर लाइन थोड़ी थोड़ी मैच होती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पजल होती है, राइट। ये चीज़ यहाँ पे जुड़ी हुई होगी कभी, राइट। इसमें ये बताया गया कि जो शोर लाइंस हैं ना अफ्रीका की एंड साउथ अमेरिका की, ये मैच करती है, फिट होती है, जिसे कहते हैं जिग्सॉ फिट। रॉक्स ऑफ सेम एजेस अक्रॉस द ओशंस। रेडियोमेट्रिक डेटिंग के द्वारा पता चला है कि ओशन के, जैसे कि ये अटलांटिक ओशन है, ओशन के इधर जो लैंड मास है वहाँ पे भी सेम प्रकार की रॉक पाई जाती है, और ओशन के जो ये वाला, जो वेस्ट वाला लैंड मास है, वहाँ पे भी सेम प्रकार की रॉक पाई जाती है। टेलाइट, ये क्या है, ये ग्लेशियल टेलाइट है जो गोंडवाना में मिलता है, गोंडवाना लैंड में। ये इंडिया के भी पार्ट्स में मिलता है, ठीक है। और वही जो ग्लेशियल टेलाइट को आप समझ सकते हैं कि ग्लेशियल, जो ग्लेशियर था ना पहले, उससे जुड़ा हुआ कुछ मलबा टाइप, वो इंडिया के साथ साथ सेम वही चीज़ अफ्रीका में भी मिल रही है। ये फैकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया बिसाइड इंडिया, यानी कि वही एक चीज़ इन 5 जगहों पे और मिल रही है। इसका मतलब ये बताया जा सकता है कि ये सारी, ये जो भी ग्लेशियल टेलाइट है वो एक प्लेसेस पे थे, ये प्लेसेस आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है। प्लेसर डिपॉजिट्स, जो प्लेसर डिपॉजिट्स हैं गोल्ड के घना कोस्ट में और ब्राज़ील प्लेट्यू में मैच करते हैं। घना कोस्ट अफ्रीका वाला और ब्राज़ील वही साउथ अमेरिका, ठीक है, वो आपस में मैच करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल में ना एक मेसोसोरस होता है,
ये एक फ्रेश क्रोकोडाइल लाइक रेप्टाइल है। इसे माना जाता है कि ये सदर्न अफ्रीका से ना ईस्टर्न साउथ अमेरिका, दिस इज़ अफ्रीका राइट, एंड दिस इज़ साउथ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे वो तैर के जाया करते थे पहले, मतलब पहले इतना कम स्पेस था इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में, ऐसा माना जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स जो है ना, यहाँ पे मेजोसोरस यहाँ पे भी पाए गए हैं, यहाँ पे भी पाए गए हैं, और ये ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो फ्रेश वाटर में तैर सकते हैं। अभी का वाटर यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, सलाइन है, बट उस समय जब कम गैप था तो यहाँ पे फ्रेश वाटर था, ठीक है। तो ये लोग फ्रेश वाटर में तैर के जाया करते थे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं, वियना कन्वेंशन। यहाँ पे क्या हुआ, खालिस्तानी इशू के बाद, मैंने आपको खालिस्तानी इशू पूरे अच्छी तरीके से कवर करवाया है राइट, आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू व्यू को ध्यान में रखते हुए। खालिस्तानी जो इशू चल रहा है वहाँ पे राइट, कनाडा इंडिया पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि उनके किसी लॉ मेकर जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं उन्हें किल कर दिया गया इंडिया के द्वारा, इंडिया के एजेंट्स के द्वारा। और इंडिया ने कहा तुम फालतू के इल्ज़ाम लगा रहे हो, मतलब इल्ज़ाम लगा रहे हो और अपने देश में नहीं देख रहे हो कि प्रो खालिस्तानी रेडिकल्स वहाँ पे उत्पन्न हो रहे हैं एंड बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने खालिस्तानी को जगह दे रखी है अपने देश में। अब क्या हुआ, अब एक टसल सा क्रिएट हो गया है, ठीक है, एक कॉन्फ्लिक्ट सा क्रिएट हो गया है। उसी कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया ने अपने डिप्लोमेट्स वहाँ से थोड़े बहुत हटा लिए, कनाडा ने अपने हटा लिए। अभी हमारे वहाँ पे सिर्फ 20 डिप्लोमेट्स हैं कनाडा में। अब इंडिया कह रहा है कि कनाडा को भी वही सेम ट्रीटमेंट इंडिया को देना चाहिए। इंडिया मतलब कनाडा के भी 20 डिप्लोमेट्स इंडिया में होने चाहिए, ठीक है। यानी कि क्या हो रहा है, दोनों देश के रिलेशंस थोड़े से यहाँ पे ख़राब हो रहे हैं। फिर यहाँ पे पॉइंट आउट की है बात, एक्सटर्नल अफेयर्स ने पॉइंट आउट की है वियना कन्वेंशन। उन्होंने कहा है कि हमारे एक्शंस हैं ना, ये वियना कन्वेंशंस को फुल्ली रिस्पेक्ट करते हुए चल रहे हैं, बिल्कुल कंसिस्टेंट है। आर्टिकल 11.1 ऑफ वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन क्या कहता है, ये 1961 में एक यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी थी जिसमें कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स एंड टर्म्स जाहिर किए गए थे, या उन टर्म्स पे एग्री किया गया था कि दो कंट्रीज़ के बीच में किस प्रकार से फ्रेंडली रिलेशंस या डिप्लोमेटिक जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो रहेंगे, ठीक है। और प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में, यानी कि कितने डिप्लोमेट्स रखने हैं, कितने रिप्रेजेंटेटिव्स रखने हैं, इससे रिलेटेड एक एग्रीमेंट होगा, कम्युनिकेट किया जाएगा, ठीक है। अब उसका एक और आर्टिकल है, वो कहता है कि डिप्लोमेट्स के पास ना प्रिविलेजेस रहेंगी, ठीक है। अब डिप्लोमेट्स दूसरी कंट्री के हमारे यहाँ रह रहे हैं तो वो मेहमान की तरह रह रहे हैं, और इंडिया में अतिथि देवो भव राइट। तो क्या करना है, हम उन्हें कुछ प्रिविलेजेस प्रोवाइड करते हैं। ऐसा एक इंटरनेशनल कन्वेंशन भी है कि जो भी डिप्लोमेट्स एक दूसरे की कंट्रीज़ में रहेंगे वहाँ पे प्रिविलेजेस होंगे उन्हें, यानी कि कुछ लॉज एंड टैक्सेस से उन्हें एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। इट वॉज फ्रेम सो दैट द डिप्लोमेट्स कुड फंक्शन विदाउट फियर, यानी कि विदाउट फियर, बिना डर के, बिना किसी थ्रेट के वो काम कर सके, ठीक है। 1961 वही वियना कन्वेंशन क्या कहता है, इसका आर्टिकल 29 कहता है द पर्सन ऑफ अ डिप्लोमेटिक एजेंट शेल बी इनवाल्यूएबल, ही शेल नॉट बी लायबल टू एनी फॉर्म ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन। प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी है, अच्छे से ट्रीट करना है उस डिप्लोमेट को, राइट। उसकी जो पर्सनल फ्रीडम होती है, डिग्निटी होती है, उसे हार्म नहीं करना। इसमें 193 कंट्रीज़ ने उसे रेटिफाई किया था। इसका मतलब ये भी है कि वो उसकी एग्रीमेंट, लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस को भी मानती हैं और उसे लीगली बाइंड करती हैं।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, थ्रू अ नैरो लेंस। यहाँ पे 2 ऑथर्स ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है ना वे कि नहीं कर सकते शादी, जो होमोसेक्सुअल कपल्स हैं वो लोग शादी नहीं कर सकते जब तक सरकार इस पर कोई आगे जाके कोई लॉ या फिर कानून नहीं बना देती। ठीक है, अब ऑथर कह रहे कि नवजीत सिंह जौहर केस में तो आपने क्या किया, आपने डीक्रिमिनलाइज कर दिया होमोसेक्सुअलिटी को, यानी कि 2 एडल्ट होमोसेक्सुअल कपल कंसेंट से सेक्सुअल रिलेशंस बना सकते हैं, राइट। अब मैरिज से आप उन्हें डिनाई कर रहे हैं। ऑथर ने बोला ये तो वही बात होगी कि आपको खाने का तो अधिकार है पर आप खा नहीं सकते, राइट। इसमें बोला गया है कि आप सोसाइटी की मोरालिटी को ऊपर रख रहे हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये कहती है कि इक्वालिटी देनी है हमें, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें सेक्स भी आता है। ये जो सेक्स वर्ड है ये सीमित नहीं है कि सिर्फ फीमेल होगी या मेल होगा, राइट। इसमें और भी अदर्स भी आते हैं। ठीक है, इसमें पेटिशनर्स ने क्या बोला था कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट को आप फिर से री इमेजिन करिए, रिव्यू करिए और ये डिक्लेयर करिए कि LGBTQIA+ की जो मैरिज है वो लीगल है, उसे लीगलाइजेशन करना है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग सही है। ऑथर कह रहे हैं कि आपने मेजोरिटेरियन मतलब मोरालिटी को ध्यान दिया है, यानी कि मेजोरिटी ऑफ पीपल ये सोचते हैं कि होमोसेक्सुअल रिलेशंस आर बैड, तो आप उसी हिसाब से चल दिए, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को नहीं देखा। इंटरव्यू में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये वाला पॉइंट भी देना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए सर्वोपरि है। आर्टिकल 32 कहता है कि जुडिशरी की ड्यूटी है नागरिक के अधिकारों को सेफगार्ड करना। स्टेट का एक्शन हो या इनएक्शन हो, अगर नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट सामने आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे नवजीत सिंह जौहर वाले केस में क्या हुआ था, अगर होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, इसका मतलब सोसाइटी की मोरालिटी जो कहती है आप उसके बियॉन्ड गए, राइट। आपने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड किया। अब मैरिज को डिनाई करके आप वही कर रहे हैं, आप सोसाइटी की मोरालिटी को ऊपर रख रहे हैं। ठीक है, आपने अगर केस आपने पॉइंट आउट किया है पुत्तुस्वामी केस, राइट टू प्राइवेसी, राइट। उसके अंदर जो पुत्तुस्वामी केस था उसमें ये बताया गया है कि जो प्राइवेसी हमारी निजता का अधिकार होगा हमें, पर उसमें आप शादी करने का अधिकार नहीं दे रहे हैं, तो ये कैसा प्राइवेसी है, कैसा ये फंडामेंटल राइट है। प्राइवेसी तो ये भी होती है ना कि आप शादी किससे करना चाहते हैं ये सोच सके, ये चुन सके, ये भी तो प्राइवेसी है, प्राइवेसी ऑफ चॉइस। यानी कि आपको आप जब इंटरव्यू में बोलेंगे ना तो बिल्कुल बैलेंस होके व्यू पॉइंट देंगे, आपको पूरा ही अगेंस्ट और पूरा ही फेवर में नहीं हो जाना है, इसके बैलेंस होके व्यू पॉइंट देंगे, क्योंकि सोसाइटी में ही रहना है, सोसाइटी के लिए ही काम करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे सेक्स वर्ड जो यूज़ किया गया है 15-16 आर्टिकल में, वो सिर्फ फीमेल और मेल के लिए नहीं सीमित रहता। ठीक है, तो अगर आप उन्हें डिनाई कर रहे हैं राइट टू मैरिज, अगर आप उन्हें डिनाई कर रहे हो, उनका मैट्रिमोनियल यूनियन अगर आप डिनाई कर रहे हो, जबकि आप जो उनका यूनियन हो सकता है, जो उनका सेक्सुअल यूनियन हो सकता है, उसके लिए आपने हाँ कर दी, बट शादी के लिए मना कर दिया। ठीक है, तो ऑथर ने यही बोला कि ये तो ऐसा ही है कि आपको खाने का अधिकार है बट खा नहीं सकते। ये एडिटोरियल्स अब आया करेंगे, ठीक है, आपको नोट्स बना लेने हैं अलग से कि जो LGBTQIA+ पे कम्युनिटी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी है उसमें आप क्या अपने पॉजिटिव्स देंगे, क्या नेगेटिव्स देंगे, राइट। उसके बेसिस पे आपको एक कंक्लूड कर देना है कि आखिर में हमें सोसाइटी के हिसाब से ही चलना है, बट हमें बैलेंस करना होगा, फंडामेंटल राइट्स को भी हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए।
ठीक है। सोसाइटी जैसे जैसे चेंज हो रही है वैसे वैसे चेंज होना पड़ेगा, बट ये भी ध्यान रखना है कि सोसाइटी की मोरालिटी में एंड कॉन्स्टिट्यूशनल की मोरालिटी में एक बैलेंस बनाया जा सके। ऐसे आपको आंसर देना है अपने इंटरव्यू में, राइट। तो आज के लिए लेक्चर में था बस इतना ही। मिलते हैं कल। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ये आपको आज के आज ही नोट कर लेना है ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हों जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी रिवाइज़ किए जा सकें। पीडीएफ्स कलेक्ट करते नहीं रह जाना है, वरना वो एक दिन कलेक्टेड ही रह जाएंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।